नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, इस समय अब आपके पास 60 डे एक बचे हुए हैं रिमेनिंग एग्जाम के लिए, जो कि 16 जून को प्रस्तावित है। उसके लिए ज़रूरी है कि यदि आपके पास कुछ कोर स्ट्रेटेजी है, लाइक सपोज दैट लास्ट ईयर के बने ईयर का करंट अफेयर अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेते हैं, उसमें होने वाली घटनाओं को बहुत इंटरलिंक करके चीज़ों को समाहित कर लेते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 40 50% तैयारी इस 60 डे में आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जहां पर आपके सामने जैसे पॉलिटी है, एपिसोड नंबर 1 है, इसके साथ एपिसोड नंबर 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 9 10 एपिसोड के आसपास आपके बहुत जल्दी आपके सामने ये यूट्यूब पे आने वाले हैं, जो कि सिमिलर वे में अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे पॉलिटी की जितनी भी एक साल खबरें हैं उनको डिस्कशन डिबेट करके हम आपके सामने रखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगी। इसके साथ सेकंड ऑप्शन में हमने जो एमसीक्यू सेशन भी आपके सामने लेके आ चुका हूं, जहां पर आप करंट अफेयर रिवीजन भी कर सकते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल बेस पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये जो अप्रैल का मिड है, अप्रैल तक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने मंथ वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज की फॉर्मेट, सपोज कर लीजिएगा कि इस फरवरी में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को लेकर 10 से 15 खबरें चर्चाओं में थी। यदि अगर हम उनके एमसीक्यूज कर लें तो पहली बात तो उस टॉपिक पर पकड़ हो जाएगी, साथ में दूसरी बात हमारी ये है कि हम टॉपिक को पहचान जाएंगे। तो ये एक आपके सामने करंट अफेयर का एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज है। साथ में देखा जाए तो ये आपके सामने टॉपिक की कंसेप्ट सीरीज है। ये आपके सामने डेली बेसिस पर मिलेगी, ये भी आपको डेली बेसिस पर मिलेगी। इसके माध्यम से आप करंट अफेयर को रेडी कर सकते हैं। तो आइएगा, क्या करना है कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये टॉपिक है, ये 1 ईयर के ऐसे वो टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं अखबारों में, न्यूज़पेपर में या पीआईबी में या डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में हाईलाइट रहे हैं। अगर हम इन पे एक मंथन कर लें, यानी कह सकते हैं कि अगर हम एक सेशन में 5 से 6 टॉपिक करते हैं तो 8 10 सेशन में हम लोग पॉलिटी के सारे एपिसोड में पॉलिटी के करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट को भी समझ जाएंगे। तो ये खंड क्या है आपके लिए, पॉलिटी का डायनेमिक पार्ट है जो कि करंट से रिलीवेंट है। अगर बात करेंगे यहाँ से, ये पॉलिटी का वो स्टैटिक पार्ट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यदि आप इनको रेडी कर लेते हैं तो ये मान लें कि लास्ट ईयर के 10 साल 5 साल की चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद इन टॉपिकों को डिफाइन किया गया है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने दो चीज़ें सोची हैं इसमें जो आपके सामने इवेलुएट है, कि इन सारे टॉपिकों को 1 to 1 करके हम चर्चा करा दें, और साथ में किस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल बेस पे अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन बड़ी चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन चर्चाओं में तो है, लेकिन चर्चाओं के बाद जरूरी है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे पास 2 अन्य नियुक्त जो आयुक्त हैं उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये न्यूज क्या है, इलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग के जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो क्या होती है, इसके बारे में समझने का प्रयास कर सकते हैं, जो अभी नवीन चेंजिंग देखने को मिला है। दोनों फॉर्मेट में इसकी पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर आपको मैं शेयर कर दूंगा, और साथ में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि कोई कमेटी अपॉइंट करती होगी, तो उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, या इनकी कमेटी का कुछ ऐसी एलिजिबिलिटीज हैं, या किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन या फिर बाकी अन्य आयुक्त अपॉइंट करते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, या इनकी कुछ एग्जाम्पल बेस पे टेन्यू क्या होता है। अगर हम सारे खंडों पर डिस्कशन कर लें तो ये मान सकते हैं कि टॉपिक आपका आराम से करंट के बिहाफ से स्टैटिक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। आइए चर्चा स्टार्टिंग कर लेते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के तहत भारत के 3 सदस्यों चुनाव आयोग में 2 रिक्तियों को भरने के लिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह, देखो ये पॉइंट भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, दोनों सेवानिवृत्त जो आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, सेवा कार्यालय की अवधि के रूप में अधिनियम 2023 के सापेक्ष में। यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस को अभी हाल ही में चेंजिंग किया गया, उसमें जो कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर 2023 की अधिनियम के माध्यम से सेवा एवं कार्यालय की अवधि के रूप में अपॉइंट किया गया। मुद्दा क्या, मुद्दे को समझते हैं। देखिएगा, न्यू सिलेक्शन प्रोसेस निकल के यहाँ से आया हुआ है। तो यानी चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इंडोनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, यानी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को एक समिति सलाह के रूप में कुछ व्यक्तियों के नाम, या कह सकते हैं कि अपॉइंट कराने के लिए एक एडवाइस देगी। उस एडवाइस में क्या होगा, तो यहाँ पर अभी नया लॉ जो आया है, उस लॉ में 2 इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर के रूप में अपॉइंट करने के लिए कमेटी कंप्रेस की जाएगी, यानी बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन होगा, पहले इसके प्रेसिडेंट होंगे, यानी प्रेसिडेंट का मतलब एग्जाम्पल बेस कह सकते हैं कि हमारे पास कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही इसके प्रेसिडेंट होंगे, जो कि इसमें नरेंद्र मोदी जी थे। यूनियन मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर होंगे यहाँ पर, जैसे अमित शाह होंगे। और तीसरा एक अपोजिशन का लीडर होगा, तो यानी लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन, जैसे अधीर रंजन जी इस बार बनाए गए थे। तो यानी आप कह सकते हैं कि हाल ही में जो एक सेवा कार्यालय कह सकते हैं कि अमेंडमेंट के माध्यम से इसको हम लोगों ने चेंज किया गया समिति के रूप में, तो इस समिति में 3 लोगों को रखा गया है।
तो यानी पीएम, होम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर देखिएगा। तो इन 3 लोग मिलके क्या करेंगे, राष्ट्रपति के माध्यम से इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट कराने का काम भी करेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। साथ में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हिंदी में मैंने लिख रखा है। दूसरा पॉइंट, क्या एलिजिबिलिटीज होगी, तो एलिजिबिलिटीज अगर देखेंगे योग्यता के रूप में, पदों के लिए पात्रता में केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष या पदग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति शामिल होगा, यानी जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में कोई बैठा हुआ सेक्रेटरी है उसके समकक्ष ही किसी व्यक्ति को ये अपॉइंट कराएंगे। अच्छा ठीक है। सीईओ की जो ईमानदारी व्यक्ति होना चाहिए, चुनाव के प्रबंधन को लेकर संलग्न के रूप में उसे ज्ञान और अनुभव भी होना आवश्यक है। यानी ये सेकेंडरी एक लॉजिक है कि किसी सेक्रेटरीट को ये ज्ञान होना चाहिए प्रबंधन के रूप में जिससे चुनाव करा सके, ये प्रक्रिया है। साथ में सरकार का सचिव यानी कह सकते हैं उसके समकक्ष हो या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं रहा हो, ऐसी व्यक्ति को भी हम चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है। बात करते हैं क्या टर्म है। चुनाव आयोग के सदस्य 6 साल तक रहते हैं, ये बेसिक फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, जो कि पहले पद पर बने रहते हैं। आयोग के सदस्यों का दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती। यदि किसी इसी को किसी सीएसी के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो कार्यकाल की सुरक्षा कुल अवधि तक 6 वर्ष से अवधि नहीं हो जाए। एग्जाम्पल वे समझने का प्रयास करें। अगर हमारे पास इलेक्शन कमीशन प्रणाली को देखेंगे तो एक अध्यक्ष जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में हम लोग जान सकते हैं, बाकी यहाँ पर आयुक्त होते हैं जो 2 होते हैं। अब मान लीजिएगा इसको अपॉइंट किया गया है तो ये क्या है, एक प्रकार से 6 वर्ष रहेगा, लेकिन 2 साल ये रहा है और इसी व्यक्ति को यहाँ अपॉइंट कर दिया जाए तो ये कितना रहेगा, 4 साल रहेगा। इसका मतलब कुल मिला के 6 साल से ऊपर एक प्रकार से कोई व्यक्ति इलेक्शन कमीशन में नहीं रह सकता है, ये इसकी प्रक्रिया है। साथ में चर्चा करेंगे तो ये एक सिनेरियो था कि यदि हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्शन कमीशन, चुनावों का चुनाव कैसे किया जाए उनके अपॉइंट करने के लिए काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको डिबेट किया। इस प्रकार से हम मल्टीपल टॉपिक की डिस्कशन करना चाहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसलिए लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप नोट्स बनाने का टाइम भी आपके पास नहीं है। सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ उसको दिमाग में लेके जाएं और मल्टीपल से इसको रिविजन करने का प्रयास करें। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा इलेक्शन सिंबल। देखिएगा अभी हाल ही में चुनाव चिन्हों बड़ी चर्चा हो रहे हैं। आपके दिमाग में बनते होंगे कि चुनाव आयोग जो है जब भी किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह वितरण करता है वो पार्टी की मंशा होती है, चुनाव आयोग की मंशा होती है। दूसरी बात, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा, कोई हमारे पास 8 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इनके पास तो सिंबल है भाई, हर किसी का अपना अपना सिंबल है, किसी के पास हाथी, किसी के पास कमल है। ऐसे ही अगर जो निर्दलीय होते हैं उनको सिंबल कैसे दिया जाता है, यानी अगर वो व्यक्ति अपनी मंशा के अनुसार सिंबल लेना चाहता है तो क्या उसको मिल सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को हम इलेक्शन सिंबल जान सकते हैं। और ये क्वेश्चन घुमा घुमा के मारेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस समय कहीं ना अपडेटिंग में चल रहा है, साथ में चुनाव आयोग भी अपडेटिंग में चल रहे हैं, तो यानी यूपीएससी आयोग भी कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन लेके ही आ जाएगा। तो इलेक्शन से जितने भी खंड बन सकते हैं सारे खंडों को हम समाहित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या है, क्या न्यूज निकल के आती है आइए समझते हैं। यहाँ पे देश भर में राजनीतिक दल मोड़ यहाँ पर आ चुका है कि जो भी उम्मीदवार मैदान में है उनके पास अपनी 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 पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा अपने अपने चुनाव चिन्ह भी हैं। देखिएगा एग्जाम्पल बेस पे अपना 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 कब सिंबल निकल कर रहा है। मुद्दा क्या है देखने का प्रयास कर सकते हैं। चुनाव सिंबल, चुनावी एवं चुनाव चिन्ह एक राजनीतिक दल को आवंटन करने की एक मान्यकृत प्रतीक है। प्रतीक का मतलब जिस आधार पर उसको लोग जनता से वोट मांगेंगे, एक ऐसा प्रतीक है। बात करते हैं कि चुनाव चिन्ह के प्रकार के रूप में अगर देखेंगे तो चुनाव चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। चुनाव प्रतीक का मतलब एक आरक्षण होता है, एक आवंटन होता है। तो आवंटन कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, जो कि एक एग्जाम्पल बेस पे भी हाल ही में देखा जाए 2017 के अनुसार यहाँ पार्टी प्रतीक या तो आरक्षित है या मुक्त है। यानी कह सकते हैं या तो आपने आप बिल्कुल फिक्स कर रखा है, किसी की झाड़ू है, किसी का फूल है, किसी का हाथी है, किसी का हाथ का पंजा है, तो ये आरक्षित है। आइए बात कर लेते हैं कि आरक्षित क्या है। और देश भर में 8 राजनीतिक दल हैं और 64 क्या राज्य दलों के पास क्या आरक्षित प्रतीक है। यानी जो भी हमारे पास राष्ट्रीय राज्य पार्टियां हैं उनके पास एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए तो अपने आरक्षित प्रतीक दल हैं, उन्हीं का उसके प्रतीक के रूप मिलता है। लेकिन जिनका निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह कैसे मिलेगा, इसके लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 200 मुक्त प्रतीकों का एक पुल है। पुल का मतलब एक 200 प्रतीक का एक ढांचा है, उसमें से किसी को भी निकालकर चुनाव चिन्ह देश के हजारों की गैर मान्यताएं जितने भी हमारे पास क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको आवंटन किए गए हैं। तो यानी हाल ही में चुनाव आयोग ने क्या किया, पूछ सकता है कि भाई ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किस आधार पर चुनाव वितरण करता है, तो ये रैंडमली यहाँ पर जो 200 चुनाव चिन्हों का उसने मानक तय कर रखा है, किसी के पास केतली है, किसी के पास दौड़ी है, कुछ ऐसे उसने डाटा इकट्ठा कर रखा और किसी को भी वो दे सकता है, वो उसकी अपनी अथॉरिटी है। तो ये न्यूज में था इसलिए दिमाग में रखिएगा। चर्चा कर लेते हैं। चुनाव चिन्ह के लिए आरक्षण एवं आवंटन का आदेश जो है 1968 के चुनाव एक प्रकार से राजनीति के रूप में दलों को पहचान करने के लिए यहाँ पर अधिकार देता है। यानी इलेक्शन कमीशन के पास अपनी अथॉरिटी है कि जब भी किसी चुनाव को अगर वितरण करेगा तो उसके लिए आप यहाँ पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। वो एक तो हुआ आरक्षित हुआ, तो आरक्षित तो जिस पार्टी का, अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य पार्टी है, उन पार्टी को अपना एक आरक्षित चुनाव चिन्ह है तो उनको तो वही दे देगा। लेकिन जो निर्दलीय हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके एक प्रकार से कह सकते हैं, तो उनको अधिकार देने का जो दायित्व है चुनाव आयोग को, वो 1968 के एक्ट के माध्यम से दिया गया है। अच्छा,
चुनाव आयोग की किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नाम प्रतीक पर दावा करने वाले प्रतिद्वंदी समूह को वर्गों के बीच में विवाद का फैसला कर सकता है। यानी यदि ऐसी स्थिति होती है कि चुनाव चिन्ह को लेकर, तो फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पहले इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल है। अच्छा ठीक है। आदेश के तहत किसी भी विवाद या विलय पर निर्णय लेने की शक्ति चुनाव आयोग के एकमात्र क्या अधिकारी की है। यदि ऐसी स्थिति में कोई विवाद होता है तो वहां पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। तो दिमाग में रखिएगा। अच्छा ठीक है, आगे। यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के विवादों का लागू होता है। हालांकि यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो यहां पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी अंतिम निर्णय किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। अंतिम निर्णय एक प्रकार से कह सकते हैं जो अंतिम अदालत है हमारी, अंतिम न्यायालय है हमारा, जुडिशरी के पास बैठा हुआ है। तो ये एक सिंबल था जिसके लिए काफी चर्चाओं में रहा था। अगर हम तुमसे पूछेंगे हाल ही में एग्जाम्पल बेस पे चुनाव चिन्ह को लेकर क्या डिस्कशन चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन सिंबल जो दिए जाते हैं वो 1968 के आवंटन एवं आरक्षित अधिनियम के माध्यम दिए जाते हैं, जो कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का दायित्व होता है। जबकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसने 200 चिन्हों का ऐसा एक पोल बना रखा है, उसके आधार पर वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो टॉपिक नंबर 2 आपका रेडी हो चुका है। टॉपिक नंबर 3 की बात करेंगे। टॉपिक नंबर 3 क्या है? इलेक्शन कमीशन पावर। देखिएगा, ये मैंने नॉर्मली कह सकते हैं कि कैसे कैसे मिलेंगे मैं आपको बता चुका। टॉपिक नंबर 3 क्या है? यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट ग्रो फ्रॉम 1957। देखो बहुत अच्छा लॉजिकल कौन बन रहा है। हाल ही में न्यूज में अगर चर्चाओं को देखेंगे तो महिलाओं की जो है वृद्धि लगातार कहाँ बढ़ रही है? ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ पर? 1957 से। देखिएगा कैसे बढ़ रही, चर्चा कर लेते हैं। अभी नवीनतम एक इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़े रिप्रेजेंट करे। इस आंकड़ों में 1957 से लेकर 2019 तक की जितनी महिला उम्मीदवार है उनमें 16 गुना की वृद्धि हुई है। यही क्वेश्चन घुमा के मार डालेगा कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट में डिफाइन करा कि 1957 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनावों के बीच में अगर हम देख लें तो महिलाओं की लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है। कैसे हुई है समझ लेते हैं। देखिएगा क्या की हाईलाइट है डाटा के रूप में देख लेते हैं। 1957 में केवल 45 महिलाएं उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। तो 19 में यह आंकड़ा लगभग लड़कर 726 हो चुका है। यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि 726 महिलाएं 2019 में चुनाव के रूप में एक प्रकार चुनाव लड़ रही हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 45 से कहां तक आ चुका है? 726 आ चुका है। तो यानी 16 गुना के आसपास जो है यहाँ पर आंकड़ा बढ़ा है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि संसद में महिलाओं का प्रतिशत जो है 4.5% से बढ़कर कितना 14.4% हो चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 के अराउंड भी पूछा गया था कि महिलाओं का लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेड है। तो आई थिंक आप डाटा भी याद रखिएगा। तो संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेड तो जो था 1957 में 4.5% था, जो कि बढ़कर कितना 44.4 हो चुका है। अच्छा ठीक है। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1957 में 14,774 से बढ़कर 19 में कितना 7,322 हो चुकी है। यानी इतने लोग उम्मीदवार मतलब वो होता है जो कि किसी पार्टी के द्वारा, ये निर्दलीय पार्टी द्वारा उस प्रत्याशी के रूप में अपॉइंट किया जाता है, तो उसे हम उम्मीदवार। तो जहां पर 1474 आदमी, यानी अगर आप ये देखेंगे तो लगभग 550 सीटें थी, 552 सीटें एग्जाम्पल बेस पे। पहले कम थी, 531 थी, 526 थी, लेकिन एक एग्जाम्पल बेस पे कहेंगे तो पहले 1474 लोग लड़ रहे थे। आज इनकी लड़ने की संख्या कितना है? 7,322 2019 के सापेक्ष में काउंटिंग की गई। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव लड़ने वालों की पुरुषों की संख्या 5 गुना बढ़ी है। यानी 1900 से लेकर लगभग 1976 के 1985 इस तरीके से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। और महिलाओं की वृद्धि कितनी हुई? 16 गुनी हुई है। तो ये आंकड़ा दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन का कि महिलाओं के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में 16 गुनी की वृद्धि हुई है, जहां पर वहां पर पहले 45 ही थी। एग्जाम्पल बेस पे 1957 में केवल 2.9 उम्मीदवार महिलाएं थी। उधर 19 में उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 9% के आसपास निकल के आ रही कि 9% इसमें एग्जाम्पल बेस पे महिलाएं हैं, जबकि ये पहले कितना ओनली 2.9% के आसपास थी। तो यानी ये एक डाटा है जो अभी इलेक्शन कमिश्नर ने महिलाओं की भागीदारी के रूप में उतरने वाले उम्मीदवारों की सूची के रूप में इलेक्शन कमीशन डिफाइन किया गया। क्या ये डाटा है, इसको दिमाग में रखने का प्रयास कर सकते हैं कि 1947 में 4.5 से लेकर यानी 45 महिलाओं से लेकर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग इतनी महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि ये डाटा देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर वे में हम कह सकते हैं। तो लगातार पहले बढ़ा एकदम से, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ और बढ़ा, फिर नीचे डाउन आया, फिर ये बढ़ता बढ़ता अब यहाँ पर जा चुका है। 19 में अगर आंकड़े देखेंगे तो लगभग 700 कुछ के आसपास की महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मुझे लगता है कि इससे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो टॉपिक था ये वुमेन कैंडिडेट ग्रो फ्रॉम 1957, तो क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया है, इस रिपोर्ट को पेश किसने किया गया है, रिपोर्ट में महिलाओं का पुरुषों का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना परसेंट बढ़ा है, ये सारे खंड हम यहाँ से रेडी कर सकते हैं। तो कोशिश ये है कि पॉलिटी के बनने वाले सारे टॉपिकों को जो करंट अफेयर का पार्ट है वो इस फॉर्मेट से आपको करंट अफेयर मिल जाएगा कि अब आपके पास सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर ना पढ़ें, पहली बात। तो उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो भी एक साल की घटनाएं हैं
उनका एक रिवीजन फॉर्मेट में, अवलोकन फॉर्मेट में अगर आपको पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो आप उसको पढ़ भी लेंगे, ये काम करेगा। साथ में करंट अफेयर के मल्टीपल एमसीक्यूज लगाइए, जिससे कि आप करंट अफेयर के एमसीक्यूज करने से फायदा हो जाएगा। तो मैं आपके लिए दोनों चीजें लेके आ चुका हूं, जहां पर कंसेप्ट की ये क्लास डेली आपको मिलेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी का, इन्वायरमेंटल का, साइंस का, सबका मिल जाएगी इस तरीके, जिससे कि लगभग सभी के लगभग मल्टीपल लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद अपने इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए आगे निकलते हुए चले जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जगह। टॉपिक नंबर 4 आज का है ये वोटर वेरीफाइड पेपर बैलेट ट्रायल। देखिएगा वीवीपैट के बारे में आप जानते भी होंगे कि अभी हाल ही में बड़ा चर्चाओं का विषय रहा है कि किस प्रकार से हम अपने जो वोटर हैं उनको बिलीव दिला पाएं कि हमने जिस पे बटन क्लिक कर रहे हैं वो किसके पास बढ़ जा रहा है। यानी एग्जाम्पल बेस से कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करते हैं, जो गवर्नेंस कह सकते हैं, वो अभी हाल ही में इसका ट्रायल करना स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो ये क्या है, तो यानी इसके बारे में जान लेते हैं कि 28 लोकसभा से पहले समझदार मतदाताओं की प्रमुख चिंता इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कह सकते हैं, को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। क्या उसका वोट डाले गए वोट के रूप में दर्ज किया गया है, यानी जो डाला गया है क्या वो एग्जाम्पल बेस पे वहीं गया है जहां वो डालना चाहता है, या इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एग्जाम्पल बेस चिंता को एक सरल माध्यम समाधान करने के लिए एक अच्छी तरीके से अमेंडमेंट किया गया है, जो यह है कि मतदाताओं को उनके वोट का प्रमाणित जो वीवीपैट पर्ची है वो वहां पर निकलेगी। जैसा कि बटन दबाएगा तो कारखाना, जैसा कि आप देखते हैं ईवीएम पे, तो वहां पर कागज में एग्जाम्पल बेस पे, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद या चुनाव प्रक्रिया की सच्चाई का दूसरा स्रोत भी बन सकता है कि जो लगातार हमारे प्रश्न उठ जाते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, तो वो चीजें आपके सामने यहाँ निकल के आ सकती हैं। चर्चाएं क्यों हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में पहली बार 2014 में पेश किया गया था वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट के नाम से जान सकते हैं। ये वीवीपैट की फुल फॉर्म BROR, कभी कोई पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है, ईवीएम से जुड़ा हुआ एक मतपत्र रहित वोटर सत्यापन प्रणाली है, एग्जाम्पल बेस पे डिफाइन करने के लिए कि हमारा वोट उसी आधार पर गया नहीं गया है। एक ऐसी मशीन है जो मतदाता द्वारा वोट डालने के बाद उसकी उम्मीदवार के नाम की, सीरियल नंबर की और पार्टी की प्रतीक की एक पेपर की स्लिप प्रिंट करती है। और यहाँ पर चुनावी धोखाधड़ी से बचने के लिए मतदाताओं को यह जांचने के लिए 7 सेकंड के लिए पेपर स्लिप डिफाइन की जाती है और उनका वोट उनके चुने हुए उम्मीदवार के डाला गया है या नहीं डाला गया, यानी एग्जाम्पल बेस पे। ये सिनेरियो याद रखिएगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। फिर कागज की पर्ची एक बंद डिब्बे में गिर जाती है, जहां केवल मतदान एजेंट ही पहुंच सकता है। तो यानी एग्जाम्पल बेस पे ये पालिता है कि घर को लेकर नहीं आ सकते हैं। मतदाताओं की पर्चियां नहीं सौंपी जाती हैं। एकत्रित पर्चियों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित मतदाता डेटा का ऑडिट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में लगता है कि अगर काउंटिंग करना है तो मशीन की काउंटिंग, उन पर्चियों की काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये लग जाएगा कि सत्यापन के माध्यम से कि हाँ दोनों चीजें बैलेंस। अगर मान लीजिएगा आपकी वोटिंग मशीन में काउंटिंग कर रहे हैं कि इस प्रत्याशी को 200 वोट मिले हैं, लेकिन वहां पर पर्चियां सिर्फ उसमें पड़ी हुई 180 हैं, इसका मतलब 20 वोट कहीं ना कहीं उल्टे सीधे यहाँ पैसे हुए हैं, तो ये भी सत्यापन का एक आधार जिसको हम लोग वीवीपैट के माध्यम से कह सकते हैं। चर्चाएं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने नंबर 4 है। तो मुझे लगता है कि अगर वीवीपैट क्या है, ये क्यों चर्चाओं में है, तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि उसकी पर्ची 10 सेकंड दिखाई देगी, 20 सेकंड दिखाई देगी, तो ऐसे डाटा को भी दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा, जो आपके लिए लाभकारी निकल के हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यानी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं न्यूज में क्यों, अगर आपने देखा होगा किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक ऐसे रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है जिससे एग्जाम्पल बेस पे हम उसको पारदर्शी बना सकते हैं। अगर हम सिमिलर वे में अगर जाते हैं तो आपके सामने ये पॉइंट निकल के आता होगा कि हाल ही में जो एग्जाम्पल बेस पे हमारे पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको क्यों न्यूज में है। तो चुनावों की तारीख घोषणा होने के बाद एक ऐसी आचार संहिता, ऐसा नियम, एक ऐसा रेगुलेशन हम लोगों ने फॉलो किया जो यहाँ पर इसको डिफाइन करता है। क्या न्यूज है, तो देखते हैं। आचार संहिता भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों एवं नेताओं के लिए एक नियम पुस्तिका की तरह है, और नियम ये पुस्तिका की तरह है, इसमें सुनिश्चित इसको एकदम से इसके साथ अगर हम देखेंगे तो यह डिफाइन करना है कि दिशा निर्देश देना है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, अनुचित होने चाहिए। तो इसका एक आधार क्या है कि एमसीसी मतलब, एमसीसी का मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता, एक नियम है। जिस प्रकार से हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की होती है, एक लेजिस्लेचर के रूप में देखेंगे तो नियम बनाती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बोलेंगे सर, पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में जाती है। तो किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके लिए एमसीसी क्या है, एमसीसी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता है, जो चुनाव आयोग इसको फॉलो कराने के बाद चुनाव को निष्पक्ष एवं सब चीजें कराने का कार्य करता है। चर्चा करेंगे तो यहाँ पर
एमसीजी के माध्यम से यहाँ पर स्वयं कानूनी परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी इसके भीतर के विशिष्ट प्रावधानों को अन्य प्रावधानों के साथ में जोड़ने का कार्य किया गया, जो कि एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि 1860 का भारतीय दंड संहिता, 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साथ में 1951 का लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, इन सबको मिलाकर एक कंबाइन रूल बनाया गया जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किससे मिलकर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कि मॉडल ऑफ कंडक्ट में ये नहीं कि एक रूल है, खुद का अपना रूल नहीं है, वो एक प्रकार से यहाँ से भी रूल को, यहाँ से भी इस रूल को शामिल किया गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने के लिए चुनाव के आरक्षण जो अंडर 1968 का एक्ट है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ भी रहे थे, उसको पैराग्राफ 16A के तहत अधिकार दिया गया है कि यदि ऐसी स्थिति में कुछ होता है तो वो पूरे कार्यवाही करने के रूप में अंतिम निर्णय दे सकती है। तो यानी आदर्श आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन एक सुपर पावर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना हो या किसी को यहाँ पर सस्पेंड करना हो, वो सारी तक शक्ति इस आदर्श आचार संहिता के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है इसका मूल उद्देश्य। सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई रणनीतियां, परियोजनाएं या योजनाओं का घोषणा नहीं कर सकते जो मतदाताओं को प्रभावित करती हों। तो जो इफेक्टेड करने वाली मतदाताएं हैं उनको प्रभावित नहीं कर सकते कि हम आपको ये दे देंगे, ये घोषणा पत्र हो सकता है, लेकिन ऐसी परियोजनाएं योजना प्रभावित नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं दिक्कत प्रयोग करती हो। साथ में बात करेंगे जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए भी हम लोग आदर्श आचार संहिता को लगाते हैं। ये नहीं कि हाँ वो बेसिकली फॉर्मेट हमको देखने को नहीं मिलता है आज के समय में, लेकिन फिर भी अपने स्वयं के अभियानों के रूप में सरकारी संसाधनों का, सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप भी जानते हैं क्या होता है देश में, लेकिन फिर भी एक आधार है जो कि क्वेश्चन ये लगातार कथन में पूछ सकता है। अभियानों को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के काम पर ध्यान देने हेतु करना चाहिए, न कि जाति धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। तो ये इनको रोकने के लिए हम लोगों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। साथ में बात करते हैं कि रेस्पेक्ट ऑफ द साइलेंस एक ताकत है। एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि चुनाव जब समाप्त हो रहा होता है तो मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है कि मतदान शुरू होने के पहले या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले, तो ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग में रखिएगा। तो मतदान शुरू होता कितने बजे? 7 बजे। उससे एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं लगभग 48 घंटे पहले, जिसे चुनावी सन्नाटा कहा जा सकता है। इस दौरान मतदाताओं को वोट डालने से पहले शांति से सोचने का मौका देने के लिए किसी भी तरह के प्रचार की अनुमति नहीं दी जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि वहाँ पे चुनावी सन्नाटा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, चुनावी सन्नाटा किसे कह सकते हैं या मौन किसे कह सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। अगला पॉइंट टॉपिक नंबर 6 है फंक्शनिंग ऑफ द 17 लोकसभा। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है, यानी 17वीं लोकसभा के कामकाज पर, 18वीं तो अब चलेगी, तो 17वीं लोकसभा के कामकाज पर नजर डाली गई जो रिपोर्ट पेश किया गया। इस रिपोर्ट के क्या बिंदु जानने का प्रयास कर सकते हैं। पहली लोकसभा की औसतन वार्षिक बैठक, पहली लोकसभा 1951 से 56 के बीच में, जैसा कि आप जानते भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री JL नेहरू के द्वारा सदन के नेता थे, उन्होंने 135 दिन थी। यानी देखो औसतन वार्षिक बैठक कितनी की है? 135 दिन की है। लेकिन जो 17 लोकसभा जिसके मोदी जी हैं हाल ही में संपन्न हुई है, एक वर्ष में औसतन केवल कितना? 55 दिन ही चली। देखिए देश को कहाँ लेके चल रहे हैं। यानी ये चुनावी चीजों के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ सदन का मतलब होता है कि वार्षिक बैठक का मतलब औसतन ये रहा कि आपने कितने दिन बैठकर वहाँ डिस्कशन डिबेट के देश की नीतियों में या किस प्रकार से कार्य कराए। तो ये पहली लोकसभा का लगभग 135 औसतन दिन था, और 17वीं लोकसभा का देखा जाए तो यहाँ पर 55 दिन ही चला है। क्या डाटा है? डाटा गैर लाभकारी PRS लॉजिस्टिक रिसर्च के द्वारा जून 2019 से लेकर 2024 फरवरी के बीच में संसद की सांख्यिकी आधार पर इकट्ठा किया गया। तो इस डाटा को 5 साल के डाटा को इकट्ठा करने के बाद यह रिप्रेजेंट किया गया। 17वीं लोकसभा में 274 बैठकें हुई थी। पिछली लोकसभाओं में सभी निर्धारित 5 साल की अवधि से लेकर पहले भंग कर दी गई, जो सबसे कम बैठक हुई है, देखिएगा। तो यानी एग्जाम्पल विद 274 बैठक हुई है। मामला यह है कि 5 वर्षों में संसद 2020 में सबसे कम दिन कुल ओनली 33 दिन चली थी। तो ये आपके सामने डाटा है जो कि इस आंकड़ों को डिफाइन कर रहा है कि जो फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा है उसके कामकाज को रूप में डिफाइन करता है। 5 वर्षों में 2020 में सबसे कम दिन लगभग कुल ओनली 33 दिन चली थी, इसका डाटा है। बात करते हैं, अध्ययन के अनुसार चला है कि 58% विधेयक पेश होने के 2 सप्ताह के भीतर पारित किए गए। यानी 58% विधेयक ऐसे हैं जो पेश किए गए और 2 सप्ताह में सबको डिस्कशन डिबेट करके फाइनल कर दिए गए। ये भी एक आंकड़े डिफाइन कर रहे हैं, जो कि जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 है, महिला आरक्षण विधेयक है, इन्हें पेश होने के 2 दिन के भीतर ही पास कर दिया गया। यानी इन पे विशेष 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंतर्गत ही कोई डिस्कशन डिबेट कुछ नहीं, बस पास हो गए। देखिए तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बात कर लेते हैं कि लोकसभा में 1 घंटे में कम से कम
4.3% विधेयक पारित किए गए हैं। राज्यसभा के लिए संगत आंकड़ा 34% है। तो यानी आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक जो उन पे लंबी लंबी डिबेट होनी थी, उन पे लगभग देखा जाए 1 घंटे से भी कम का समय लिया गया है। तो 2019 से लेकर 2024 के डाटा को इकट्ठा करने के बाद ये रिपोर्ट है। जांच के लिए कम से कम केवल 16% विधेयक संसदीय जांच के लिए स्थायी समिति के बाद भेजे गए हैं। बाकी जो 84% विधेयक है उनमें जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, ऐसे ही पास कर दिए गए हैं। ये डाटा याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुल मिलाकर 17वीं लोकसभा में 729 जो हमारे पास प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो पेश किए गए, जिसमें 16वीं लोकसभा को छोड़कर पिछले लगभग सभी लोकसभा के चुनाव में इसमें केवल दो ही पर चर्चा हुई है, बाकी पर कोई चर्चा नहीं है। प्राइवेट बिल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मेंबर है वो बिल लेके आता है। जैसा कि एग्जाम्पल 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक केवल एक प्राइवेट बिल आया है, जबकि कितने 14 में बता रहा हूँ देखिएगा। यही क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा, जाके देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो इस अवधि के दौरान राज्यसभा में लगभग 705 प्राइवेट बिल पेश किए गए, जिसमें 14 पर चर्चा की गई है। तो यहाँ केवल 2 पर चर्चा हुई है लोकसभा में, और राज्यसभा में 14 पर चर्चा की गई है। ये डाटा है जो कि अभी हाल ही में फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के रूप में डिफाइन कर रहा है। बात करते हैं कि आज तक केवल 14 यही क्वेश्चन पूछा, देखिए 14 प्राइवेट बिल पारित किए गए, उनमें से मंजूरी मिली है। 1970 के बाद दोनों सदनों में से कोई भी अभी तक बिल पारित नहीं। घुमा के पूछ सकता है कि 1970 के बाद इतने प्राइवेट बिल पास किए गए, नहीं, एक भी नहीं किया गया। यहाँ आपके सामने डाटा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर 17 लोकसभा के संवैधानिक रूप से अनिवार्य पद पर उपाध्यक्ष के बिना में कोई भी पहली लोकसभा है जहां पर लगातार चल रही है, यानी 17 जो लोकसभा है 19 से लेकर 24 के बीच में, यहां पर संवैधानिक जो पद है जो कि उपाध्यक्ष के बिना, ये पहली लोकसभा है जो कि उपाध्यक्ष भी अपॉइंट नहीं किया गया, अध्यक्ष ही पूरे सदन को चला रहा है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। यानी संवैधानिक अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का यथाशीघ्र एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करने की घोषणा करता है, लेकिन 93 के तहत उपाध्यक्ष जो है 5 के 5 सालों में अपॉइंट नहीं किया गया। बिना उपाध्यक्ष के भी हम लोगों ने लोकसभा को चलाने का प्रयास किया गया। ये कुछ आंकड़े थे, तो आपके दिमाग में कुछ एंगल बना होगा कि करंट अफेयर के लिए हमें कैसी चीजें कवर करनी है। तो ये डाटा है। तो फंक्शनिंग ऑफ 17 लोकसभा को बता दिया। दूसरा टॉपिक क्या है आज का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों ने बता दिया। इसके साथ यहाँ पर वोटर जो बीवी पैट है इसको हमने डिफाइन कर लिया। साथ में जो हमारे पास जो अभी कैंडिडेट ग्रोइंग किया है वुमेन का, उसके डाटा हम लोगों ने जान लिया कितना गुना हुआ है। साथ में अभी हाल ही में आपने देखा होगा इलेक्शन ने सिंबल के रूप में काफ़ी चर्चाओं बन रही, तो इलेक्शन सिंबल क्या है, कितने सिंबल होते हैं। साथ में अगर देखेंगे तो अभी हाल ही में हमने इलेक्शन जो प्रोसेस है इलेक्शन करने का उसके बारे में जाना। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सेशन रोज आपके लिए आने वाला है, जहां पर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी है उन खबरों को सिमिलर वे में देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लेकर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। साथ में अगर हम देखेंगे तो सिमिलर वे में आपके सामने ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है एमसीक्यूज का, ये सेशन भी आपको कोशिश ही की जा रही है कि आज ही मिलेगा। तो डेली बेसिस पर 2 सेशन मिलेंगे, जहां पर करंट अफेयर की पूरी जो एक स्ट्रक्चर नुमा तैयारी है आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से कर पाएंगे। कैसी लगी चर्चा को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इस पार्ट नंबर 2 के साथ, और ये पार्ट नंबर 1 आपके साथ आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।